नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र थोरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर। एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपका जो पेपर सेकंड है सोशल थिंकर्स, उसका सिलेबस हमने डिस्कस किया था। 5 यूनिट्स में हमने देखा कि कुल मिला के जमा 5 यूरोपियन ओरिजिन के सोशियोलॉजिस्ट की हमें स्टडी करनी है, और जो अंतिम यूनिट है 5वीं यूनिट, उसमें 3 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की हमें स्टडी करनी है। यानी कि कुल मिला के 8 सोशल थिंकर्स की हमें इन 5 यूनिट्स में उनके विचारों का, उनका जो कंट्रीब्यूशन था सोशियोलॉजी के ओरिजिन, सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी में, और जो एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी है, कुल मिला के सोशियोलॉजी के ओरिजिन और उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में इन विद्वानों ने जो योगदान दिया, थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन उनका, कंसेप्चुअल कंट्रीब्यूशन, और एक देखें तो मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन उनका क्या रहा, और आज समाजशास्त्र जो मैच्योरिटी का लेवल एक्वायर कर पाया है, उस स्तर तक पहुंचाने में इन अलग अलग जो सामाजिक विचारक हैं, इनका क्या योगदान रहा, इनकी हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये जो 5 यूरोपियन रूट्स के जो थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्ट, एमिल डर्कहाइम, हर्बर्ट स्पेंसर और आपके मैक्स वेबर। अब इनमें जो आपकी जो यूनिट दे रखी है, फर्स्ट यूनिट में आपको कार्ल मार्क्स दे रखा है, जो मेरे हिसाब से हमें तीसरी यूनिट से स्टडी करनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगस्ट कॉम्ट जो आप पीजी लेवल में है तो आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि अगस्ट कॉम्ट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, एज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑल्सो द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म इन सोशल साइंसेज। तो हमें सबसे पहले अगस्ट कॉम्ट से ही अपनी इस पेपर की शुरुआत करनी है। उसके बाद में उन्हीं के कंटेम्प्रेरी हैं, ब्रिटिश एक फिलोसोफर हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने बहुत जो एक वर्ल्डली फेमस जो एक फ्रेज है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जनरली ये माना जाता है कि जो डार्विन थे, उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम का जो एक फ्रेज यूज़ की थी, जबकि रियलिटी ये है कि वो हर्बर्ट स्पेंसर थे जिन्होंने सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी दी, और उसी के संबंध में उन्होंने बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जिसे सोशल सिलेक्शन की प्रोसेस से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। उसके बाद ये जो 3 थिंकर हैं, कार्ल मार्क्स, एमिल डर्कहाइम और मैक्स वेबर, इनको हम इस क्रम में पढ़ सकते हैं। तो एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि एमिल डर्कहाइम जो हैं, वो भी फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, और एक तरह से अगस्ट कॉम्ट जो फ्रेंच फिलोसोफर हैं, उनके सच्चे उत्तराधिकारी माने गए हैं। फ्रेंच फिलोसोफर अगस्ट कॉम्ट ने जो भी मेथोडोलॉजिकल एक तरह से समाजशास्त्र के लिए जो एक नींव रखी थी, उस नींव पे एक भव्य इमारत का जो निर्माण कर पाया, वो व्यक्ति और कोई नहीं था बल्कि एमिल डर्कहाइम ही थे। फिर जो 2 जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो 5वीं यूनिट है, उसमें 3 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, जीएस घुरे साहब, राधा कमल मुखर्जी सर और डीपी मुखर्जी सर। अब ये इस पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो बुक्स है वो प्रेस्क्राइब की थी। अब आज ये देखिए, ये आपके हैं अगस्ट कॉम्ट सर। इनका जो बर्थ था वो 1798 से 1857। अब देखिए, दोनों जो कुछ याद दिला रही हैं अपने को, दोनों जो ईयर्स हैं, 1798 जो है वो देखिए 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन लगभग 98 के आसपास फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समापन लगभग हो गया था। और 1857 आप जानते हैं, भारत में सबसे पहला जो एक स्वतंत्रता संग्राम, एक तरह से हम कहें 1857 की क्रांति हुई थी। तो इस प्रकार से ये एक तरह से 18वीं और 19वीं सदी, तो हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के एक जाने माने फ्रेंच फिलोसोफर थे, फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी थे, फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म थे। इन्हें अक्सर मैन इन ब्लैक कहा जाता था, मैन इन ब्लैक, क्योंकि ये अक्सर काले कपड़े पहन के रहते थे, इसलिए इनको मैन इन ब्लैक कहते थे। बहुत ही उम्दा कुशाग्र बुद्धि की मैथमेटिशियन थे ये। कुछ इनकी चरित्र के बारे में बहुत सी अलग अलग प्रकार की बातें प्रचलित हैं कि ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू थे, बहुत गुस्सैल थे, बहुत बार ये अपने जो एकेडमिक
जो फ्रेटर्निटी थी उनके साथ इनकी बनती नहीं थी, लेकिन कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे। बहुत ही टैलेंटेड थे, अपने स्वतंत्र विचार रखते थे, लॉजिकल थिंकिंग थी इनकी। अब देखिए, हम अगस्ट कॉम्ट की, इनका पूरा नाम देखिए आप, आइसडोर ऑगस्ट मैरी फ्रेंके जेवियर कॉम्ट, लेकिन हमें सिर्फ ऑगस्ट और कॉम्ट को देखना है तो हम इसे ऑगस्ट कॉम्ट कहेंगे। इनका जन्म 1798, फ्रांसीसी क्रांति के समापन का दौर था ये, उस समय इनका जन्म हुआ। तो एक तरह से देखें तो इनका जो कॉन्टेक्स्ट था सोशियो कल्चरल, वो था लगभग 18वीं और 19वीं सदी का फ्रांस। तो उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जो एक पर्यावरण था, एक परिवेश था, उसमें इनका बचपन और इनका जो युवा अवस्था का काल था वो बीता। तो डेफिनेटली उस समय की जो फ्रेंच सोसाइटी की जो कंडीशंस थी, इंटेलेक्चुअल कंडीशंस एज वेल एज द सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल और कल्चरल कंडीशंस, वो उन्होंने निश्चित रूप से इनकी जो आइडियोलॉजी थी, पूरी पॉजिटिविज्म की, जो पॉजिटिव फिलोसफी की जो आइडियोलॉजी थी, या जो सामाजिक विज्ञानों के बारे में जो चिंतन था, उसको निर्मित करने में उन सभी घटनाओं ने एक तरह से डेफिनेटिव रोल अदा किया था। अब स्थान इनका जन्म का हुआ दक्षिणी फ्रांस का मोंट पेलियर कस्बा, एक छोटा सा कस्बा था साउथ फ्रांस का, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी उस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था, ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन फैमिली में इनका जन्म हुआ था। पिता उच्च पदाधिकारी थे। आप जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक तरह से एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन ये थी, और इसने फ्रांसीसी जो समाज था, जिसमें मोनार्की का बोलबाला था, जिसमें इलिटिसिज्म था, एक प्रकार का कुलीन तंत्रवाद था, वहाँ फ्यूडलिज्म था, उन सबको चैलेंज कर दिया और एक डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ, एक रिपब्लिकन सेटअप की तरफ जो लोगों का रुझान उस समय बढ़ने लगा था। कट्टर राजभक्त थे ये प्रो मोनार्की थे। इनके फैमिली का जो एटमॉस्फेयर था, और कट्टर कैथोलिक थे। इनके माता पिता बहुत अधिक रूढ़िवादी ईसाई थे। तो अब यहाँ एक बात ये बताई गई है कि बचपन से ही उनके जो कैरेक्टर था ऑगस्ट कॉम्ट का, उनमें दो विलक्षणताएं बचपन से ही दिखने लगी थी। एक तो वो प्रखर बौद्धिक क्षमता थी उनकी, वो कुशल, एक तरह से कुशाग्र गणितज्ञ थे। वो एक हाईली इंटेलिजेंट काइंड ऑफ, वेरी शार्प उनकी इंटेलेक्ट थी। ही वॉज द मैन ऑफ ग्रेट इंटेलेक्ट, एक्यूमेनशिप। और दूसरा था स्थापित सत्ता के विरोध की प्रकृति। वो हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे, यानी कि जो सत्ता थी इलीट लोगों की, कुलीन लोगों की, हमेशा उसको विरोध स्वरूप उनके वो अपने विचार रखते रहते थे। एक तरह से विरोधी रिबेल थे वो एक तरह से। तो विद्रोही स्वभाव था उनका, झगड़ालू स्वभाव था उनका, और स्वतंत्र चिंतन के वो धनी थे। स्वतंत्र चिंतन के इससे इस बात का पता चलता है कि उन्होंने वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रीडर थे, बहुत अलग अलग प्रकार के विद्वानों को पढ़ते रहते थे। बहुत से विद्वानों के सिद्धांतों को उन्होंने अपनाया और उन्हीं को सिंथेसाइज करके उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित भी किए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, जैसे जैसे वो थोड़े मेच्योर होने लगे, उन्हें यह एहसास होने लगा कि अन्य विद्वानों को बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा अपने खुद के समझ से, अपनी खुद की तार्किकता को इतना विकसित किया जाए कि समाज के संबंध में, समाज के विश्लेषण के संबंध में वो खुद के सिद्धांत प्रतिपादित कर सके, खुद की अवधारणाएं दे सकें, खुद की एक मेथोडोलॉजी डेवलप कर सकें। तो उन्होंने एक निर्णय लिया एक निश्चित अवस्था पर आके कि अब मुझे किसी भी अन्य विद्वान को नहीं पढ़ना है, और उन्होंने कहा मैं अब बौद्धिक स्वच्छता के सिद्धांत का पालन करूंगा। आई विल फॉलो फ्रॉम ऑनवर्ड द थ्योरी ऑफ सेरेब्रल हाइजीन। मैं किसी दूसरे विद्वान को नहीं पढ़ूंगा। तो ये थ्योरी ऑफ सेरेब्रल हाइजीन उनकी कहलाती है। अब हम समाजशास्त्र के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो समाजशास्त्र के जनक या संस्थापक माने गए हैं ऑगस्ट कॉम्ट। 1839 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए, कई जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें 1838 दिया हुआ है, लेकिन जो काफ़ी रिच सोर्सेज हैं उनमें 1839 ही मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। लेकिन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है और उसमें 1839 नहीं है तो आप ऑब्वियसली 1838 ही उसमें करेक्ट टिक करेंगे। पहले इसे सामाजिक बोध की सोशल फिजिक्स नाम दिया और बाद में इसे समाजशास्त्र कहा। अब यहाँ पे भी एक छोटी सी कहानी है। चूंकि आप देख सकते हैं कि
अगस्त कॉम्ट जो थे, उनका बैकग्राउंड जो था वो मैथमेटिक्स का था, फिजिक्स का था। इसलिए वो नेचुरल साइंसेज या फिजिकल साइंसेज ने जितना भी डेवलपमेंट किया था नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए, उन सबसे वो बहुत ज़्यादा he was completely surprised, he was completely fascinated by the achievements gained by the natural sciences। तो उनकी जो टर्मिनोलॉजी थी उसमें उनके बैकग्राउंड का एक तरह से रिफ्लेक्शन साफ देखने को मिलता है। अब देखिए, उन्होंने सामाजिक बोध की सोशल फिजिक्स नाम दिया, लेकिन उसी समय बेल्जियम के एक स्टैटिस्टिशियन थे क्वेथलेट ने इसी टर्म को, इसी टाइटल को यूज करते हुए एक आर्टिकल लिख दिया था। इसलिए अगस्त कॉम्ट ने इस शब्द को लेना अपनी एक तो जो इंटेलेक्चुअल हाइट्स हैं उसके विरुद्ध समझा, और उन्होंने इस शब्द को छोड़ दिया और उसकी जगह समाजशास्त्र शब्द का उपयोग किया। हालांकि उन्हें बड़ी पीड़ा थी कि उन्होंने एक ऐसे शब्द का उपयोग किया है जो दो अलग अलग जो भाषाएं हैं या परंपराएं हैं उनसे लिया गया है। जैसे कि सोशियस प्लस लोगोस हम पढ़ते आए हैं, सोशियोलॉजी में जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के, वो लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से बना हुआ है। लेकिन इसका कंपनसेशन उन्होंने यह सोचकर किया कि कोई बात नहीं, समाजशास्त्र भले ही दो अलग अलग भाषाओं की से लिया गया शब्द है, लेकिन ये दो भाषाएं नहीं हैं बल्कि लैटिन और ग्रीक दो महान सभ्यताएं हैं। तो उन्हें थोड़ा बहुत कंपनसेशन हुआ कि ओके ठीक है, समाजशास्त्र शब्द इसके लिए उचित है। अब इन्होंने दो बुक्स, जो महत्वपूर्ण बुक्स तो बहुत लिखी, लेकिन जो दो बुक्स हमें देखनी है या जिनको बार बार मेंशन किया जाता है वो है 1830 और 42, 12 साल में 6 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई मैग्नम ओपस थी उनकी, एक तरह से मैग्नम ओपस थी उनकी, बहुत ही महान बुक थी, वेरी सेमिनल काइंड ऑफ वर्क था, कॉस डी फिलोसफी पॉजिटिव। अब देखिए, ये पॉजिटिव फिलोसफी ऑफ अगस्त कॉम्ट, इसके रूप में इसका ट्रांसलेट किया गया था। और दूसरी बुक थी 1851, इन बिटवीन 1851 टू 54, 4 वॉल्यूम में थी, सिस्टम डी, ये पॉलिटिक पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव पॉलिटी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। तो दो इनकी बुक्स हो गई। और आप एक चीज देख रहे हैं, ये पॉजिटिविज्म के जन्मदाता थे, उन्होंने पॉजिटिव फिलोसफी के जन्मदाता बोलते हैं, उनकी जो फिलोसफी, जो दर्शन था उसको पॉजिटिव प्रत्यक्षवादी दर्शन हम कहते हैं। उन्होंने जो सिद्धांत प्रत्यक्षवादी दर्शन के रूप में प्रतिपादित किए, उन्हीं सिद्धांतों को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में लागू, दिन प्रतिदिन के जो सामाजिक व्यवहार है उन पर लागू करने के लिए पॉजिटिव पॉलिटी के फील्ड में उन नियमों को लागू करने के संबंध में ये पुस्तक लिखी थी। उनका ये मानना था कि पॉजिटिव, हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें यदि हम पॉजिटिव फिलोसफी को अपनाएं तो एक बेहतर भविष्य की, एक बेहतर ह्यूमन मानववादी समाज की स्थापना की जा सकती है। अब ये सोशियोलॉजी N+1 सामाजिक विज्ञान है। अब सोशियोलॉजी के बारे में ऑगस्ट कॉम्ट के जो विचार हैं उनको ब्रीफली हम देख लेते हैं। अगस्त कॉम्ट का मानना था कि समाजशास्त्र N+1 सामाजिक विज्ञान, यहाँ N+1 कहने का मतलब है कि जो N है, N अगर उनका मानना था कि यदि अन्य सामाजिक विज्ञानों को हम N के रूप में क्लासीफाई करें तो समाजशास्त्र निस्संदेह N+1 सोशल साइंस है। उनके कहने का तात्पर्य था कि समाजशास्त्र का स्थान अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग है, उनसे ऊपर है। और यदि हायरार्की ऑफ सोशल साइंसेज जो इन्होंने दी थी, हायरार्की ऑफ साइंसेज, अगर हम विज्ञानों की एक सीढ़ी बनाएं तो उस सीढ़ी के सबसे ऊपर का जो रंग है, जो सबसे ऊपर का जो स्तर है, वहां पे समाजशास्त्र बैठा है। तो इस रूप में समाजशास्त्र एक क्राउन लाइक पोजीशन है उसकी, वो विज्ञानों की रानी है, वो विज्ञानों की क्वीन है और विज्ञानों का भी विज्ञान है। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्रीय जो ज्ञान है वो अंतर विषयक प्रकृति का है, उससे अन्य जितने भी विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, उनसे मनुष्य के सामाजिक व्यवहार की संपूर्णता में स्टडी करने के लिए यह अन्य विज्ञानों के साथ निरंतर लेन देन का व्यवहार करता रहता है। इसलिए इसकी जो अप्रोच है वो सिंथेटिक अप्रोच है और इसीलिए N+1 सोशल साइंस उन्होंने इसे कहा है। सोशियोलॉजी को उन्होंने डिफाइन करते हुए लिखा है, सामाजिक व्यवस्था सोशल ऑर्डर और सामाजिक प्रकृति सोशल प्रोग्रेस का विज्ञान है। अब देखिए, अगस्त कॉम्ट का जो जितना भी चिंतन है वो दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, एक ऑर्डर और एक प्रोग्रेस। अब आपको ऑर्डर और प्रोग्रेस के बारे में, इन दो विचारों के बारे में अगस्त कॉम्ट का इतना ज्यादा जो पोजीशन था उसको समझने के लिए यह कहना पर्याप्त होगा कि अगस्त कॉम्ट का बचपन और युवावस्था या जो भी उनकी जो मेच्योर थिंकिंग जो डेवलप हुई वो फ्रांस में डेवलप हुई। और फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुकी थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में फ्रांस में इतनी
ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, इतना ज़्यादा डिसऑर्डर क्रिएट हो गया था कि फ्रांसीसी जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित था कि समाज में किसी भी प्रकार की दिशा नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, कोई डायरेक्शन लेस हो गया है फ्रेंच सोसाइटी। तो इन सब समस्याओं से निकलने के लिए वो बार बार सामाजिक ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था की और सामाजिक प्रगति की बात किया करते थे। उनका मानना था कि समाज में एक प्रकार की सामाजिक जीवन सफलतापूर्वक चलता रहे, इसके लिए एक प्रकार के ऑर्डर की आवश्यकता है, एक व्यवस्था की आवश्यकता है। और ये ऑर्डर, उनका ये मानना था कि जो पॉजिटिव फिलॉसफी है, प्रत्यक्षवादी दर्शन है, उसी को अपनाकर समाज में व्यवस्था कायम की जा सकती है। और जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, सरल से जटिलता की ओर आगे बढ़ता है, उसका इवोल्यूशन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो अगस्त कॉम्ट का ये मानना था कि समाज जैसे जैसे आगे उसका इवोल्यूशन होता है, वो अधिक उत्तरोत्तर रूप से प्रोग्रेसिव या उसकी प्रगति होती रहती है। अब देखिए, प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म के जन्मदाता भी माना जाता है इन्हें, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब ये है कि पॉजिटिविज्म है क्या? देखिए, पॉजिटिविज्म अगस्ट कॉम्ट की का एक दर्शन है जिसमें अगस्ट कॉम्ट यह स्वीकार करते हैं या यह स्पष्ट रूप से अपना विचार रखते हैं कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक जगत की विभिन्न घटनाओं का एक सटीक तरीके से क्रमबद्ध, व्यवस्थित और जो एक अवलोकन, एक निरीक्षण, परीक्षण और तुलना की पद्धतियों को अपनाते हुए एक सटीक अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन के आधार पर वो प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं और उन पे मानव के नियंत्रण को बढ़ा सकते हैं, और एक विशेष दिशा में संपूर्ण मानवता को आगे ले जाने की वो एक मार्गदर्शन प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी प्रकार से ठीक ठीक वैसा ही उन्हीं प्रकार की अध्ययन पद्धतियों का उपयोग सामाजिक व्यवहार और सामाजिक जगत की विभिन्न जो घटनाएं हैं उनके स्टडी करने में भी लागू किया जा सकता है। तो ये जो विश्वास था, उनका आत्मविश्वास था, या ये जो प्रॉमिस था, या ये रोल जो वो समाज विज्ञानों के लिए रखते हैं, उस दर्शन को ही पॉजिटिव प्रत्यक्षवादी दर्शन कहा जाता है। प्राकृतिक जगत के समान सामाजिक जगत का वस्तुनिष्ठ अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण और तुलना भी संभव है। प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों, अवलोकन, प्रयोग और तुलना, आपके ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंपेरिजन, OEC को अपनाकर समाज के संबंध में विश्वसनीय, अब देखिए, एक तो रिलायबल और वैध क्या होता है? वैलिड। रिलायबल और वैध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। समाज के संबंध में इस प्रकार प्राप्त ज्ञान का प्रयोग सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग, ये उन्होंने एक टर्म दी थी, सोशल इंजीनियरिंग। उनका ये मानना था कि सामाजिक विज्ञान जो भी हमें सिद्धांत देंगे, उन सिद्धांतों को अपनाकर हम समाज को एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रगति को सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस संपूर्ण कवायद को उन्होंने सामाजिक अभियांत्रिकी नाम दिया था कि प्रक्रिया द्वारा सामाजिक पुनर्संगठन और पुनर्निर्माण, सोशल रीऑर्गेनाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। यानी कि अगस्ट कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवादी दर्शन था, उसका उद्देश्य था मानव समाज को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाने की क्षमता हासिल करना और समाज के पुनर्संगठन और पुनर्निर्माण को सुनिश्चित करना। अब है प्रत्यक्षवादी विज्ञान, प्रत्यक्षवादी दर्शन, पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव फिलोसफी, प्रत्यक्षवादी राजनीति, पॉजिटिव पॉलिटी, और प्रत्यक्षवादी धर्म, मानवता का धर्म या धर्मनिरपेक्ष धर्म। देखिए कितना अजीब सा शब्द, धर्मनिरपेक्ष धर्म, सेकुलर रिलीजन। तो प्रत्यक्षवादी साइंस, फिलोसफी, प्रत्यक्षवादी पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स, पॉजिटिव फिलोसफी, पॉजिटिव रिलीजन, इनके माध्यम से ही एक बेहतर मानव समाज, एक बेटर ह्यूमन सोसाइटी का सृजन किया जा सकता है। यहाँ देखिए, ह्यूमन सोसाइटी नहीं है, ई भी जुड़ा है, ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि मानवतावादी समाज, जिसमें मनुष्य की गरिमा हो, हर व्यक्ति की उसमें महत्वपूर्ण भागीदारी हो, और हर व्यक्ति को ये लगे कि उसका जीवन एक वो फुल पोटेंशियलिटी के साथ अपना सामाजिक जीवन जी रहा है और उसका भी अस्तित्व के कुछ मायने हैं। आज के इस जो व्याख्यान है, इसका जो अंतिम पड़ाव है वो है समस्त प्रत्यक्षवादी चिंतन को अगस्ट कॉम्ट ने दो भागों में बांटा है। जो टोटल पॉजिटिव थिंकिंग है, एक तो है सोशल फिजिक्स और एक सोशल स्टैटिस्टिक्स और एक है सोशल डायनेमिक्स, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थिति का कहने का तात्पर्य उनका यही है कि जो थ्योरीज या लॉज ऑफ सोशल ऑर्डर हैं समाज में, वो कौन सी शक्तियां हैं जो समाज में स्थायित्व लाती हैं, और ये जो है ये है थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज।
समाज में परिवर्तन लाने वाली शक्तियां कौन सी है। तो समाज में परिवर्तन भी होता रहे और समाज में स्थायित्व भी बना रहे, इस प्रकार की एक इन दोनों कंपोनेंट को सिंथेसाइज करते हुए उन्होंने अपनी फिलोसॉफी दी थी, जिन्हें मोटे रूप से हम समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दर्शन के रूप में अगस्त कॉम्ट के जानते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी जो पर्टिकुलर थियोरीज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।